वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं आज की हमारी विज्ञान की बीपीएससी टीआरई 4.1 की शिक्षक भर्ती 4.0 की आज की विज्ञान की जबरदस्त मैराथन में, जहां पर हम जबरदस्त क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पढ़ने वाले, और ये सभी के सभी क्वेश्चन हमारी भारत की विभिन्न राज्यों में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनकी जो शिक्षक भर्ती हो उन सभी एग्जामिनेशन से लिए हुए क्वेश्चन जो है आज हम देखने वाले। और इन सभी क्वेश्चन से हमें अंदाजा मिल जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होता है। क्या होता है? क्वेश्चन रिपीट होता है, और टॉपिक के साथ उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार सेशन में जल्दी से पधार लेंगे, सेशन को ज्वाइन करके उसे लाइक करके जहां पे भी शेयर करना चाहते हो बस आप शेयर कर दीजिएगा। और आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेहतरीन होने वाला है। और जो क्लास में भाई साहब एंजॉय करने को आया है उनका भी सभी का स्वागत करता हूं, और जो नॉलेज लेने के लिए आया है उनका भी स्वागत करते हुए शुरुआत करते हैं हमारी क्लास को। पर उससे पहले एक जबरदस्त मोटिवेशन उन सभी के लिए जो अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं। और ये वही समय है उस समय का जब मैं राह देख रहा हूं, आप राह देख रहे हो। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। ध्यान दीजिएगा शब्दों के ऊपर, उसके बाद वाह वाह भी बोल दीजिएगा। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। और जिसने जिसने ठोकरें खाई है, और ठोकरें खाने के बाद अगर आप खड़ा रहना चाहते हो और खड़े रहकर और हर वो इंसान को आपको जवाब देना है या जवाब देना चाहते हो, तो आज वही वो समय आ चुका है। और आज से आपका समय शुरू होता है वो जवाब देने के लिए आप कितने मेहनत करना चाहते हो। तो शुरुआत करते हैं क्लास को एक जबरदस्त एक पिक्चर के साथ। यहां पे देख पा रहे हो ये शेर है, यहां पे कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंकते रहेंगे, शेर चलता रहेगा। अगर शेर ने उसके ऊपर पलटवार अगर करता है तो ये इसके ताकत की तोहिम रहेंगी। पता है क्यों? क्योंकि शेर को पता है कि अगर इसने एक पंजाबी इसे मार दिया ना तो तीनों के तीनों कुत्ते एक साथ ढेर हो जाएंगे। तो समझ ले दुनिया वाले कि शेर हमेशा चलते रहेगा अपने मेहनत के ऊपर और अपने ताकत के भरोसे दुनिया जीतने की भाषा वो ठानता है। और वही दुनिया जीतने के लिए आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन जो यूपीपीएससी फॉरेस्ट कंजर्वेटर एग्जाम 2015 और बाकी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, उसका आंसर कर देंगे। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून जी। चलो सभी लोग आंसर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आज के क्वेश्चन और भी बेहतरीन होने वाले हैं। चलो बताओ, सभी लोग जिंदा है जी? अगर आप कमेंट कर इसका मतलब आपके हार्ट बीट चल रहे हैं, आपके हाथ चल रहे हैं। चलिए इसका आंसर कर देंगे जल्दी से। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बोला गया है? तो इसका आंसर सही ढंग से करेंगे जी, सही ढंग से करेंगे। डेसिबल यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी होती है, हॉर्स पावर यूनिट ऑफ पावर होती है, नॉटिकल माइल्स यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है, और सेल्सियस इट इज अ यूनिट ऑफ हीट। क्या लगता है आपको क्या आंसर होना चाहिए? बहुत बढ़िया, जितने ऑप्शन आपको दिए हैं उसमें से ऑप्शन नंबर डी जो है आपका गलत स्टेटमेंट दिया गया है। क्योंकि डेसिबल का यूनिट साउंड इंटेंसिटी, उसके बाद जो है हॉर्स पावर यूनिट ऑफ पावर होता है, नॉटिकल माइल जो है भाई साहब यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है, पर सेल्सियस ही यूनिट ऑफ हीट नहीं होता है। सेल्सियस जो है आपका भाई साहब किसका होता है? सब लोग लिख देंगे, या आपके टेम्परेचर का यूनिट होता है। किसका होता है? टेम्परेचर का यूनिट होता है, माने कि ये तापमान का इकाई होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि तापमान की एसआई यूनिट क्या है। तापमान की एसआई यूनिट क्या है? सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। पवन सर की क्लास जल्दी शुरू होने वाले। पवन सर आज पधार चुके हैं, थोड़ा सा रेस्ट करके जो है कल या परसों से उनकी क्लासेस शुरू होने वाले हैं। तो सभी लोग इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे और सभी लोग मुझे लिख के बताएंगे कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। देखो कभी कभी क्या होता है ना, एक इजी क्वेश्चन भाई साहब जिसके ऊपर हम मेहनत करते पर वो इजी क्वेश्चन आते हुए भी हम रॉन्ग कर देते हैं। तो उसी तरह का ये भी सवाल है। तो याद रखिएगा एसआई यूनिट क्या होता है? ये केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। और उसी तरह से आप लिख के बता देंगे कि भाई साहब जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है उसे केल्विन में कितना लिखा जाता है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। ये क्वेश्चन बहुत सारी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और उसी तरह से अगर आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट, अगर आपको
हीट के बारे में पूछा जाता है। हीट माने कि एक ऊष्मा का रूप है, एक ऊर्जा का रूप है। इसकी अगर आपको ऐसा यूनिट पूछी जाती है तो इसकी ऐसा यूनिट क्या रहेगी जी? इसकी यूनिट होती है आपकी जूल होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से हीट की एक और इकाई होती है जिसे हम कैलोरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलोरीज बोलते हैं। इस बात के ऊपर ध्यान रखना है। और देखते हैं कितने लोगों को यह क्वेश्चन आता है। आप मुझे बताओ कि कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? फैट से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? और उसी तरह से अगर मैं प्रोटीन की बात करता हूं तो प्रोटीन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? और ये ऊर्जा हमने किस में लिखी थी अगर आपको याद है तो इस ऊर्जा को हमने किलो कैलोरीज में लिखा है। किस में लिखा था? किलो कैलोरीज में लिखा था। बहुत बेहतरीन। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं भाई साहब 4 किलो कैलोरी, प्रोटीन से भी हमें 4 किलो कैलोरी, और फैट से कितना मिलता है? लगभग 9 किलो कैलोरी पर ग्राम इतनी ऊर्जा मिलती है। डन है। बहुत जबरदस्त तरीके से आंसर कर रहे हो। अगला क्वेश्चन आपका एनडीए 2016 में पूछा गया सवाल है। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे जल्दी से, और सभी लोग जो है एकदम तरोताजा और ऊर्जावान होकर ही क्लास करेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो समय आ चुका है। जल्दी ही आपकी वो सभी बातें क्लियर हो जाएंगी। और अगर सच में 2025 में शिक्षक बनना चाहते हो, फिर से बता रहा हूं, सच में 2025 में शिक्षक बनना चाहता हूं या हो, तो याद रखिएगा, अभी अगर समय व्यतीत करोगे बिना काम की जगह पे तो पछताओगे। ठीक है? जो पछताना नहीं चाहता वो डेली क्लास करेगा अपना। याद रखिएगा। अभी जीवाणुओं का अनुवंशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है? किसके बारे में बताया गया है? जीवाणु के बारे में पूछा गया है, बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहला सवाल यह पूछा जाता है कि यह कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? यह कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? बराबर है। तो आपको याद रखना है, क्या जीवाणु के अंदर केंद्रक पाया जाता है? जी सर, बिल्कुल इनके अंदर बस अब केंद्रक पाया जाता है। क्या ये मैंने सही लिखा है? चलो सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे बताएंगे, क्या जीवाणुओं के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर आपको केंद्रक मिलता है कि नहीं मिलता है? तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर जीवाणु के अंदर केंद्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनका ग्रुप जो हमने पढ़े भाई साहब, ये प्रोकैरियोटिक से आते हैं। कहां से आते हैं? प्रोकैरियोटिक से आते हैं। इनके अंदर एक ग्रुप हमने पढ़ा है, उसका नाम है आपका मोनेरा। और अगर इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है तो इनका अनुवांशिक पदार्थ जो है वो कहां पर रहेगा? ये रहेगा साइटोप्लाज्म में रहेगा, जिसे मैं कोशिका द्रव्य बोलता हूं। माने कि आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसी तरह से आप मुझे लिख के बताओगे, क्या इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन या भाई साहब सेल वॉल होती है क्या? अगर होती है तो किससे बनी होती है? ये भी क्वेश्चन आया है। अगर इनके अंदर राइबोसोम मौजूद होता है तो कौन सा राइबोसोम होता है? ये भी क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में पूछा गया है, तो कोई इसे मिस नहीं करेगा। अगर मैं सेल वॉल की बात करता हूं तो जो जीवाणु होते हैं ये किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं आपके पेप्टिडोग्लाइकन से बने होते हैं। और उसी तरह से अगर मैं राइबोसोम की बात करूंगा तो इनके अंदर 70S नाम का राइबोसोम जो है 70S नाम का राइबोसोम जो आपको मिलेगा। और इसमें एक होता है आपका बड़ा यूनिट होता है और एक होता है आपका छोटा यूनिट। राइबोसोम 2 यूनिट से बना होता है। मैं बड़ी यूनिट की बात करूंगा तो भाई साहब ये जो होता है आपका 50S का होता है, और छोटा यूनिट जो होता है आपका 30S का होता है। इस बात को आपको याद रखना है। और सभी लोग मुझे बताएंगे कि राइबोसोम का काम कौन सा होता है? भाई साहब ये प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल एमपीटेट मार्च 2022 में अभी अभी आया हुआ सवाल है। चलिए जी, सभी लोग आंसर करेंगे। जैसे ही सेशन में आते हो सेशन को एक बार लाइक भी जरूर कर देंगे। क्या बोला गया है? एमपीटेट, चलो बताओ, सहारा लेने और ऊपर चढ़ने वाले पौधे का क्या कहते हैं? पौधों को क्या कहलाते? मैं आपको बताना चाहूंगा, आज के क्वेश्चन जो है मैं पूरी तरह से बीपीएससी की फॉर्मेट में लेकर आया हूं। जिसने क्वेश्चन पढ़ने में भाई साहब थोड़ी सी भी गलती कर ली, समझ लीजिएगा सीधा नीचे मुंह के बल गिरने वाले हो। मैं फिर से आप सभी को अवेयर करना चाहूंगा, आज के क्वेश्चन आपकी रियल एग्जाम रहने वाली है कि आप क्वेश्चन कितना अच्छे से पढ़ पा रहे हो। तो ये क्वेश्चन आपका, सच में बता रहा हूं, आपका रैंक डिसाइड करने वाला क्वेश्चन है। यह आपका सिलेक्शन डिसाइड करने वाला क्वेश्चन है। इतना इजी क्वेश्चन तो आपको लग रहा है, पर यहां पर मैक्सिमम लोग गलत कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई आएगा, नन ऑफ अबव आएगा।
क्या आएगा? नन ऑफ अबव आएगा। एक याद रखेगा कि सपोर्ट के माध्यम से ऊपर चढ़ने वाली जो होते हैं उनको हम क्लाइंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाइंबर बोलते हैं। जो क्रीपर्स या लता होती है भाई साहब, ये जमीन के ऊपर रेंगते हैं। ये जमीन पर रेंगने वाले पौधे होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। हर्ब जो होते हैं और श्रब जो होते हैं भाई साहब, सीधा सीधा जमीन के ऊपर बढ़ने वाले होते हैं। अब बताओ कितने लोगों ने भाई साहब मुंह के बल गिरे हो? अभी जितनी गलतियां करनी है कर लो। एग्जामिनेशन में आपको मैं गलतियां नहीं करने देने वाला हूं। याद रखिएगा, अगर आपको बिल्कुल बीपीएससी के फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन पढ़ने हैं और हर टॉपिक को अगर क्लियर करना है, टीचिंग परीक्षा, टीचिंग परीक्षा, टीचिंग परीक्षा, इसके अलावा कोई भी चैनल नहीं। ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे क्लाइंबर्स होते हैं जिसे हम बेल बोलते हैं। जो बेल होते हैं भाई साहब, आपने देखा होगा वो पेड़ों के ऊपर चढ़ते हैं, बराबर है। उसी तरह से जो क्रीपर्स होते हैं, जो क्रीपर्स मान जिसे हम लता बोलते हैं, लता नहीं बोलेंगे उसे हम क्या बोलते हैं जी, जिसे हम लता बोलते हैं, वो इस तरह से भाई साहब जो है इसके ऊपर रेंगते हैं, इसके ऊपर जो है जमीन के ऊपर रेंगते हैं। इसे आपको डन है, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। उसी तरह से आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि ये जो भाई साहब बेले होते हैं, ये जो आपकी बेल होती है, ये जैसे किसी सहारे को भाई साहब इस तरह से बांध लेते हैं, इसमें आपको कौन सा ट्रॉपिज्म नजर आता है? इसमें आपको कौन सा ट्रॉपिज्म नजर आता है? देखते हैं कितने लोग जो इसका आंसर कर पाते हैं। हमने फोटोट्रॉपिज्म पढ़ा है, हमने हाइड्रोट्रॉपिज्म पढ़ा है, हमने भाई साहब और भी बाकी माने कि जैसे कि जियोट्रोपिज्म भी पढ़ा है। ये कौन से प्रकार का भाई साहब आपका ट्रोपिज्म रहेगा? चलो बताओ जी। बिल्कुल, टीचिंग परीक्षा इज द बेस्ट, इज टू वेस्ट, टीचिंग परीक्षा इज द बेस्ट। अब ये वही समय है कि आपको ये चूज करना है कि सच में आपको कहां पर पढ़ना है, क्योंकि इधर उधर घूमते रहोगे तो भाई साहब अपना खुद का टाइम वेस्ट और भाई साहब एनर्जी वेस्ट करके आने वाले समय में अपनी जो भी तकदीर है भाई साहब उसके ऊपर रोने की बारी है। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको सच में कहां पर पढ़ना है। ये सही मौका है, डिसाइड करिएगा और इसका आंसर करिएगा। बहुत बढ़िया। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के आंसर भी आ रहे। इसे हम बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसे? इसे बोलते हैं हम थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त तरीके से आंसर किए। और अभी अभी हमारी बीपीएससी में एक सवाल आया था, अभी अभी हमारी बीपीएससी में सवाल आया था कि भाई साहब ऑक्सीजन जो हार्मोन होता है, ऑक्सीजन जो हार्मोन होता है, इसके वजह से जो है वो फोटो पेरियोडिज्म जो होता है, फोटोट्रोपिज्म जो होता है भाई साहब, वो देखने को मिलता है, बराबर है। और आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है, जिस साइड प्रकाश होता है उसमें उसकी मात्रा कम होने के कारण जो है, जो पौधे होते हैं भाई साहब जनरली किधर झुक जाते हैं जी? जहां पे आपका प्रकाश नजर आता है। डन है, डन है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसका भी आंसर कर देंगे। Which tissue is exclusively found in the plant and not in animal? अब ये भी सवाल जो है आपके एमपीटेट में आया हुआ सवाल है। ये भी सवाल आपके एमपीटेट में आया हुआ है। अब साल याद नहीं आ रहा, शायद 2022 में ही आया हुआ सवाल है। चलो इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग, बताइए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सा ऊतक केवल पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता? इसके बारे में पूरा डिटेल में हमने पढ़ चुके हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो है भाई साहब, ये आपके जंतु कोशिका जंतु में पाया जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो ये आपके पादप के अंदर पाई जाती है। मस्कुलर टिश्यू ये आपके जंतु के अंदर पाई जाती है। और नर्वस टिश्यू जो है ये भी आपके जंतु के अंदर पाई जाती है। तो आंसर क्या रहेगा आपका? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहेगा। क्या रहेगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहेगा। और आपको याद रखना है कि ये जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसे हम विभजोतक ऊतक बोलते हैं। सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये लिविंग सेल है कि भाई साहब डेड सेल है। तो आपका आंसर आएगा कि सर ये जीवित कोशिकाओं से बनी है। किससे है? जीवित कोशिकाओं से बनी होती है। और इनका प्राइमरी फंक्शन जो रहता है वो भाई साहब ग्रोथ कराना, ग्रोथ माने कि पौधों की वृद्धि कराना जो है इसका प्राइमरी फंक्शन होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। डन है, डन है, सभी को ये समझ में आ गया जी? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और उसी तरह से ये अगला सवाल, और ये सवाल जो है आपके अभी अभी 2024 में जो महाराष्ट्र की जो टेट की एग्जामिनेशन हुई थी, 2024 में महाराष्ट्र टेट की एग्जामिनेशन हुई थी, वहां पर यह सवाल पूछा गया था। अब जस्ट इसे मैंने जो है बीपीएससी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। सब लोग इसका भी आंसर जल्दी से कर देंगे। बताइए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए उपग्रह को आवश्यक न्यूनतम कितना वेग होना चाहिए? चले जी,
गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए नहीं जी, बाहर जाने के लिए, है ना, बाहर जाने के लिए उपग्रह को आवश्यक न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? चलो बताओ। इसे हम क्या बोलते हैं जी? इसे हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है, और ये हमारे ग्रेविटेशन का ही एक पार्ट है। माने कि सिंपल सी बात है, अगर इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर जो है आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है? पलायन वेग भी बहुत बढ़िया जी, इसे हम पलायन वेग ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पलायन वेग के नाम से इसे पहचानते हैं। और आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए, देखो, अगर मान लीजिए ये कोई धरती है, कोई मतलब हमारी धरती है, यहां से अगर मान लीजिए कोई पत्थर अगर फेंकता हो, तो इस तरह से जाकर जो है वो यहां पर गिर जाएगा। यहां पे उसने कौन सा मोशन किया है जी? ये आपका पैराबोलिक पाथ जो है, पैराबोलिक पाथ जो ये फॉलो करेगा। अगर मान लीजिए इसकी गति जो है भाई साहब, ये वाली, अगर आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड अगर रखते हो, तो सिंपल सी बात है भाई साहब, ये धरती के ग्रेविटेशन से बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से एक और गति होती है। अगर मान लीजिए इसको मैंने जब यहां से प्रोजेक्ट किया, तो भाई साहब ये अगर मान लीजिए कितने गति से घूम रहा है? ये घूम रहा है आपका 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। इतने गति से अगर घूम रहा है, तो सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, क्या वो धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाएगा, कि ये भाई साहब धरती के चक्कर लगाएगा? तो भाई साहब इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। ये वो गति होती है जहां पर किसी भी वस्तु को हम अगर इस गति के साथ प्रोजेक्ट करें या फेंके, तो भाई साहब वो पृथ्वी की चक्कर लगाने शुरू कर दे। डन है? ये दोनों चीजें आपको याद रखना है, और दोनों का फार्मूला भी आपको याद रखना है। अगर मैं एस्केप वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं, तो याद रखिए इसका फार्मूला जो है, जिसे हम वी एस्केप के नाम से जानते हैं, ये √2gm डिवाइड बाय आर जो है इसका फार्मूला होता है। अब यहां पर एक बात आपको समझनी है, सब लोग ध्यान देंगे अच्छे से। ये जी माने क्या जी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या? नहीं, ये हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसकी भाई साहब यूनिट और वैल्यू दोनों याद रखना है। ये हमारा मास ऑफ द अर्थ है, और ये हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो ऑब्वियस है यहां पे आपको क्या m बराबर मास ऑफ ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है क्या? मास ऑफ ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है क्या? आप बोलेंगे सर इसमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट हमें नहीं नजर आ रहा है। कहने का मतलब यह होता है कि किसी भी वस्तु की जो आपकी पलायन गति होती है, ये उस वस्तु के मास के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। कहने का मतलब यह होता है कि यहां पे रॉकेट मान लीजिए मैंने 1 टन का छोड़ता हूं, या कोई रॉकेट अगर मैं 2 टन का छोड़ता हूं, तो दोनों के लिए भी पलायन गति कितनी रहने वाली है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इतनी ही रहने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के लिए हाईलाइट कर रहा हूं, और जो भी नोट्स बना रहे हैं सभी लोग नोट्स में लिख देंगे कि चाहे एस्केप वेलोसिटी रहे, चाहे आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी बराबर √gm डिवाइड बाय आर, ये उसका फॉर्मूला है। ये दोनों भी भाई साहब किसी भी वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करते। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? भाई साहब 11.2 केजी पर सेकंड नहीं होता है जी, किलोमीटर पर सेकंड होता है गति। डन है? बहुत बढ़िया। और उसी तरह से यहां पर आप देख पा रहे हो, अगर यहां से मैं किसी ऑब्जेक्ट को ये प्रोजेक्ट करता हूं, अगर ये गोलाकार गति में घूम रहा है, अगर मान लीजिए सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, इसे क्रिटिकल वेलोसिटी बोलेंगे, और ये आपके 7.9 किलोमीटर पर सेकंड होते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। डन है? चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए। हाँ, अब बताओ इसका आंसर क्या करें। और ये भी सवाल पूछा गया है, पता ये क्वेश्चन, ये राजस्थान की जो टेट हुई थी भाई साहब, राजस्थान की जो टेट हुई थी वहां पे सवाल पूछा गया। देखो कहां से क्वेश्चन आपके लिए निकल कर आया हो। एक महाराष्ट्र टेट का, एक एमपी टेट का क्वेश्चन, ये राजस्थान टेट। अब यहां पर आपको थोड़ा बहुत ध्यान में ये रखना है कि किस तरह से क्वेश्चन जो है रिलेट में करने की कोशिश कर रहा हूं। सभी में सेम टॉपिक पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन आपने अगर पढ़ लिए, और यही क्वेश्चन आने वाले 10 दिन तक मैं लेने वाला हूं, याद रखेगा, आने वाले 10 दिन तक हमारे यही क्वेश्चन चलने वाले हैं। और जिसने ये सभी के सभी क्वेश्चन पढ़ लिए, जिसने ये सभी के सभी क्वेश्चन पढ़ लिए भाई साहब, उसकी आने वाले समय में तकदीर बदलने वाली है विज्ञान के लिए, तो मैं कंफर्म बता रहा हूं। ठीक है जी? चलो इसका आंसर कर देंगे। क्या रहेगा जी? प्रस्थान वेग किस पर निर्भर नहीं करता?
जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, तो सीधी सी बात है ये रहेगा आपका मास ऑफ सैटेलाइट के ऊपर निर्भर नहीं करते। और क्या सभी लोगों ने सही उत्तर कर दिया? एक बार हाथ खड़ा कर देंगे। क्या सभी लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर किया है? सभी लोग एक बार हाथ खड़ा कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और याद रखिएगा, रेडियस पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे वो डिपेंड नहीं करता है। और उसी तरह से आपको यह भी याद रखना है कि जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ये इसका फार्मूला सभी को याद है। इसका फार्मूला हमने पढ़े थे, वो था आपका gm डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्या है? gm डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, ये भी किसी भी वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान के ऊपर निर्भर या डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता, इस बात को ध्यान में रखना है। और इसीलिए जी का वैल्यू एज एन एवरेज हम कितना पकड़ते हैं? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पकड़ते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। डन है? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल। अब देखो, ये सवाल जो है हमारे महाराष्ट्र टेट में पूछा गया है। ये कहां पे पूछा है? ये महाटेट में पूछा गया सवाल है। 2024 में जो पेपर हुआ था वहां पे पूछा गया सवाल है। व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट टू रिवॉल्व अराउंड अर्थ क्लोज टू इट्स सरफेस? यहां पे ये पूछा गया है, अगर कोई सैटेलाइट धरती के बहुत पास अगर घूम रहा है तो उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि वो भाई साहब उसका सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे, जिसे ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बोली जाती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 7.9 किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक है, जैसे अभी अभी इसके बारे में बताया। चलो, ये क्वेश्चन का आंसर ये महाराष्ट्र टेट सॉरी ये एमपी टेट में पूछा गया सवाल है। किसमें पूछा गया है? ये एमपी टेट में आया हुआ सवाल है। चलो बताओ, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया जी, सभी लोग आंसर करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और जिस किसी ने भी सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक ठोक देंगे। चलो बताओ इसका आंसर। भूमध्य रेखा के ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक भूस्थिर उपग्रह की अवधि मान कितनी रहेगी? टाइम पीरियड कितना रहेगा? और जिसको जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बस अब उस सैटेलाइट को हम क्या बोलते हैं जी? उसे हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मान की क्या बोलते हैं? भूस्थिर जो है भाई साहब सैटेलाइट के नाम से, उपग्रह के नाम से जानते हैं। और यहां पर सभी लोग कोई ए बोल रहे हैं, कोई बी बोल रहे हैं। एक बात मुझे बताओ, कल आपको शुभम सर ने पढ़ाया है, कल सभी लोगों को शुभम सर ने बहुत बेहतरीन सेशन पढ़ाया। एक बात मुझे बताओ, ये अगर आपकी धरती है, ये अगर आपकी धरती है और धरती अगर भाई साहब अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो ये घूमने के लिए कितना समय लेगी? चलो बताओ, समय कितना लेगी, टाइम कितना लेगी? भाई साहब 24 आवर लेगी ना। 24 घंटे का हमारा दिन होता है। तो ऑब्वियस है हमारा जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, ये भी कितना रहेगा भाई साहब? 24 घंटे ही तो लेगा। कितना लेगा? 24 घंटे ही तो लेगा। और मैंने आपको पहले ही सावधान किया था, आज का सेशन आपके कंसेप्ट क्लियर करने वाला जो है सेशन रहने वाला है। और इसीलिए भाई साहब मैक्सिमम तौर पर आंसर देखो, ये नन ऑफ अबव अगर अकेला दिया है ना कुछ गड़बड़ी आपको पहले ही भाप लेना चाहिए था। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। कितने लोगों ने सही उत्तर किया है? नन ऑफ अबव। चलो बताओ, कितने लोगों ने सही उत्तर किया है नन ऑफ अबव? एक बार हाथ खड़ा कर देंगे। और उसके बाद में आपको बताना चाहूंगा, ये हमारा भूस्थिर उपग्रह जिसे मैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलता हूं, ये कौन से वातावरणीय जो परत होती है वहां पे उड़ता है, इसे लॉन्च किया जाता है। और उसी तरह से ये हमारे धरती से कितने अंतर पर होता है, ये सवाल, दोनों भी सवाल पूछे गए। अगर मैं वातावरणीय परत की बात करूंगा तो ये आपके बाह्य मंडल में घूमता है। किसमें घूमता है? बाह्य मंडल में घूमता है, माने कि उसे हम बोलेंगे एक्सोस्फीयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और धरती के अंतर की बात करूंगा तो लगभग कितना होता है जी? ये 36,000 किलोमीटर के ऊपर घूमता है, लगभग। इसे आप बात को आपको ध्यान में रखना है। डन है? डन है? डन है? अगर यह आपका क्लियर होता है तो सभी लोग मुझे बताएंगे, एक्सोस्फीयर में कौन सी गैसेस पाई जाती है? कौन सी गैसेस हमारी पाई जाती है? उसका भी आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। चलो सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। और याद रखिएगा, आज हम 1,500 बच्चे लाइव लाने का टारगेट रखे हैं। बस अब पहला टारगेट कंप्लीट करेंगे, फिर दो बनाएंगे। बराबर है? ये आप सभी का टारगेट है, मेरा टारगेट है, साथ में मिलकर पूरा करेंगे। तो यहां पे इसका आंसर क्या रहेगा? याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस, जिनको हम भाई साहब हल्की गैस के नाम से जानते हैं, लाइट वेट भाई साहब गैस बोलते हैं, वो एक्सोस्फीयर में आपको मिलेगी। बहुत बढ़िया जी। और उसी तरह से एक भारी गैस भी है
भारी गैस से नाम से भी भाई साहब एक गैस फेमस है। ये भारी गैस आपको भाई साहब वातावरण में नहीं बल्कि भाई साहब आपको जमीन के अंदर मिलती है। कहां पे मिलती है? जमीन के अंदर मिलती है। उस भारी गैस का नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में छाप दोगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। और ये क्वेश्चन महाराष्ट्र टेट में आया हुआ है। कहां पे आया है? ये महाराष्ट्र टेट में 2024 में भाई साहब ये क्वेश्चन आया, पूछा गया है। चलो आंसर करेंगे इसका। अरे भाई मेरे, अरे मैंने बोला भारी गैस, भारी गैस बोला, इसे हेवी गैस बोला जाता है। ये आपकी रेडॉन गैस होती है। कौन सी होती है? रेडॉन होती है। और भाई साहब ये जमीन के अंदर आपको मिलती है। कहां पे मिलती है? ये जमीन के अंदर मिलती है। कहा यहाँ पे आपको भाई साहब ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोल रहे हो, ये कहा? इसे हम भारी पानी बोलते हैं, इसे भारी पानी बोलते हैं भाई साहब, भारी जल बोलते हैं, इसे हम हेवी वाटर बोलते हैं। पानी और वायु में डिफरेंस। चलो कोई नहीं, क्या अभी सभी का क्लियर हो गया है? क्या सभी का क्लियर हो गया है? याद रखिएगा D2O को हम भारी पानी बोलते हैं, और भारी गैस की बात बोले तो बस अब ये रेडॉन रहेगी जो जमीन के अंदर आपको मिलेगी। डन है? चलो कोई नहीं कोई नहीं, अभी कंफ्यूजन दूर हो गया है भारी गैस और भारी पानी के बीच में। इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा आपका सेरेबेलम रहेगा। क्या रहेगा? सेरेबेलम रहेगा। सिंपल सी बात है, जब कभी भी आप साइकिल चलाते हो, जब कभी भी आप साइकिल चलाते हो तो चलाते समय जो है भाई साहब आपको बैलेंस करना पड़ता है। और हमने पढ़े कि सेरेब्रम का सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है वो कौन सा होता है? ये होता है हमारा बैलेंसिंग का काम होता है। कौन सा होता है? बैलेंसिंग का काम होता है। एक बात याद रखे कि दौड़ना है ना, एक बार आदमी दौड़ना सीख गया तो जिंदगी भर कभी नहीं भूलेगा। एक बार साइकिलिंग सीख गया तो भाई साहब जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। एक बार गाड़ी चलाना, कार चलाना, ट्रक चलाना, एक बार भाई साहब एरोप्लेन चलाना भी अगर सीख लेते हो, साथ में स्विमिंग करना भी अगर सीख लेते हो, कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि वो हमारी सीधी सीधी सेरेबेलम द्वारा कंट्रोल की जाती है। डन है? बहुत बढ़िया। उसी तरह से आप इन सभी बातों के बारे में याद रखना है। तो क्या एक बार रिवाइज कर ले? सभी लोग मुझे फंक्शन बताएंगे कि कौन सा फंक्शन कौन सा ब्रेन करता है। अगर मैं आप भाई साहब दिमाग लगाकर पढ़ाई कर रहे हो, है ना, दिमाग लगाकर पढ़ाई अगर कर रहे हो, तो पढ़ाई करने के लिए भाई साहब आपका कौन सा ब्रेन जिम्मेदार होता है? आपके शरीर में होने वाली जितने भी अनैच्छिक प्रक्रियाएं होती है, अनैच्छिक क्रियाएं होते हैं, अनिच्छिक क्रियाएं होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं जी? जिनको हम इनवॉलेंटरी मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवॉलेंटरी मोशन बोलते हैं। उनको कंट्रोल करने का काम हमारा ब्रेन का कौन सा हिस्सा करता है? और उसी तरह से बैलेंसिंग के बारे में तो हमने सभी अभी अभी बता दिया। उसी तरह से आपके शरीर का जो तापमान होता है, तापमान हो गया, उसी तरह से भूख हो गई, इनको कंट्रोल करने वाला हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा होता है? इन सभी बातों को आप लिख दोगे तो पढ़ाई करने के लिए हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पोर्शन सेरेब्रम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। बात करता हूं अनैच्छिक क्रियाओं की, तो कौन करेगा? ये करेगा हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा करेगा। कौन करेगा? मेडुला ऑब्लंगेटा करेगा। और उसी तरह से मैं तापमान और भूख को नियंत्रित करने वाले हिस्से की अगर मैं बात करूंगा तो वो कौन रहेगा? हमारा हाइपोथैलेमस रहेगा। कौन रहेगा? हाइपोथैलेमस रहेगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलो बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चलो बताओ। ये हमारे बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, ये हमारे बीपीएससी में आया सवाल है। हाइपोथैलेमस मानव शरीर में कहां स्थित है? हाइपोथैलेमस मानव शरीर में कहां स्थित है? इसका आंसर क्या करोगे बताओ? सेरेब्रम में होता है, सेरेबेलम होता है, फोरब्रेन में होता है, या स्पाइनल कॉर्ड में होता है? तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा जी? सिंपल सी बात है, ये हमारे फोर ब्रेन में होता है, जिसे हम अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। बस अब वहां पे हमारा जो है हाइपोथैलेमस सिचुएट होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चलो इसका भी आंसर कर देंगे जल्दी से। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? फिर से एक बार हमारे बीपीएससी में ही आया हुआ सवाल है, और इसका आंसर मुझे नहीं लगता कि कोई जो है अपना बंदा जो है वो टीचिंग परीक्षार्थी भाषा वो कोई गलत करेगा। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका सेरेबेलम रहेगा। क्या रहेगा? सेरेबेलम रहेगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। अगला सवाल आपके सामने एक और बार, मस्तिष्क का कौन सा सबसे बड़ा भाग, हिस्सा, जो बुद्धिमत्ता, स्मृति और सोच के लिए उत्तरदायी होता है?
माने कि आप जो थिंकिंग करते हो, जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जो विज्ञान पढ़ते हो, जो तर्क और वितर्क लगाते हो, इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? ये रहेगा हमारा सेरेब्रम रहेगा। कौन रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय गति और श्वसन को नियंत्रित करता है? पहले तो बात आपको यह समझनी है कि हृदय गति और श्वसन को नियंत्रित करना माने कि ये कौन सी प्रकार की क्रिया है जी? ये हमारी अनियंत्रित क्रियाएं होती है। इनको हम नियंत्रित नहीं कर पाते, इसे मैं अनैच्छिक क्रियाएं भी बोलता हूं। माने कि एक प्रकार के इनवॉलेंटरी मोशंस होते हैं। तो इनको कौन कंट्रोल करेगा जी? सिंपल सी बात है, ये हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करेगा। कौन करेगा? मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करेगा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। और उसी तरह से अगला सवाल आपके सामने ये रहा, मस्तिष्क का कौन सा भाग मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है? चलो बताओ, ये भी सवाल पूछा गया, सब लोग जल्दी से आंसर करेंगे जी। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जो मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है? तो आपका आंसर रहेगा मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या रहेगा? मेडुला ऑब्लंगेटा रहेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बहुत बढ़िया जी। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके सामने, द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन। ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सब लोग आंसर करेंगे। वह मस्तिष्क का भाग जो रिफ्लेक्स क्रियाएं को बस अब नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर रहेगा हमारा स्पाइनल कॉर्ड। क्या रहेगा? स्पाइनल कॉर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखेगा, इसमें हमारे ब्रेन का कोई भी पार्ट नहीं होता है। अगर आपको यह पूछा जाता है कि हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन से हिस्से हैं, अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं हमारी पूरी की पूरी अगर नर्वस सिस्टम की बात करता हूं, अगर मैं पूरी हमारी नर्वस सिस्टम की बात करता हो, तो याद रखिएगा इस नर्वस सिस्टम को, जिसमें तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। और एक होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है? जिसे बोलेंगे ऊपरी, माने कि ऊपर ऊपर जो होता है भाई साहब, वो बोलेंगे। एक बात याद रखिएगा, सभी लोग मुझे बताएंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से हमारे पार्ट्स आते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट, हमारा जो ब्रेन है ये सेंट्रल नर्वस का पार्ट होता है। और उसी तरह से जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है भाई साहब, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और इसके अलावा जितने भी हमारे सेंसरी नर्व्स है, जितने भी हमारी सेंसरी और जितने भी प्रकार के हमारे मोटर नर्व्स है, जो हमारी मोटर नर्व्स होती है भाई साहब, ये सभी के सभी हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इनको गिना जाता है। यहां तक क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है? ये हमारे बीपीएससी में आया हुआ सवाल है। चले सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जोर से लाइक कर देंगे अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है। तो हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है? कंट्रोल द थर्स्ट एंड द हंगर, कंट्रोल द हार्ट बीट, कंट्रोल द मेमोरी। तो आपका आंसर क्या रहेगा जी? ये कंट्रोल करता है, थर्स्ट और हंगर को कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर रहेगा। और उसी तरह से मुझे लिख के बताओगे कि हार्ट बीट कंट्रोल करने वाला कौन है? हमारा मेडुला है। कौन है? हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा है। कंट्रोल द मेमोरी, तो ये कौन रहेगा? हमारा सेरेब्रम रहेगा। कौन रहेगा? सेरेब्रम रहेगा। इसे भी आपको याद रखना है अच्छे से। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलो बताओ। अब ये सवाल जो है बहुत जबरदस्त है। ये सवाल जो है आपके महाराष्ट्र टेट में पूछा गया है। ये महाराष्ट्र टेट में, माने कि 2024 में जो पेपर होता है उसमें पूछा गया है। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। बताइए, जब एक स्टील की गेंद पारे की सतह पर रखी जाती है तो वह नहीं डूबती, इसका कारण क्या है? अब इसी टाइप का क्वेश्चन जो है मैंने पहले भी इसके पहले लिया है, जो एसएससी में पूछा गया था। एसएससी में पूछा गया था कि पारे में किसी लोहे से बनी हुई जो चीज होती है वो नहीं डूबती है। उसी तरह से स्टील से बना हुआ अगर कोई गेंद अगर मैं पारे में डुबाने की कोशिश करता हूं, वो तो नहीं डूबता है। तो इसका कारण क्या है? मेरा वो सेंटेंस आप भूल गए, है ना? हाँ, एक बात मुझे बताइए, मैं अगर आपको पूछूं कि जो हमारा Hg माने कि मर्क्यूरी है, इसकी डेंसिटी कितनी है, तो आप मुझे बता सकते हो? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी जो होता है, पारा होता है लगभग 13,600 केजी पर मीटर क्यूब, इतना होता है, बराबर है। और वही अगर मैं स्टील की बात करूं, डेंसिटी ऑफ स्टील की बात करूं, तो लगभग वो 7,800 केजी पर मीटर क्यूब इतना होता है। एक बात मुझे बताओ, दोनों की डेंसिटी की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए जी? अगर मैं भाई साहब एक ऐसे चीज में
छोटी चीज को रख दूं, यहाँ पे पारा है, यहाँ पे पारा है, इसका आंसर सभी ने गलत दे दिया है जी। इसका आंसर नन ऑफ अबव आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? नन ऑफ अबव आएगा। आंसर क्या आएगा? नन ऑफ अबव आएगा। क्यों आएगा मैं आपको बताना चाहूंगा। ये रहा आपका पारा और उसके हमने ये स्टील से बनी हुई एक भाई साहब चक्री रख दी, बराबर है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी होता है भाई साहब वो कितना है जी, लगभग लगभग आपका 13,600 केजी पर मीटर क्यूब है। वही डेंसिटी ऑफ स्टील की बात करता हूं तो ये लगभग 7,800 केजी पर मीटर क्यूब होती है। जिस तरह से आप सभी को बताया पानी के ऊपर बर्फ क्यों तैरता है, क्योंकि बर्फ की जो डेंसिटी होती है वो पानी से कम होती है, सिंपल सी बात है। और यही वो कारण है कि डेंसिटी ऑफ द जो मर्क्यूरी है वो लगभग लगभग 1.7 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ स्टील होते हैं, मान की वो ज्यादा होती है। और इसीलिए स्टील से बना हुआ गेंद जो है वो पारे के ऊपर तैरता है। कितने लोगों ने गलत आंसर किया, एक बार हाथ खड़ा करेंगे। प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग परीक्षा। मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा, क्योंकि इस प्रकार की जो पढ़ाई है आपको टीचिंग परीक्षा के ऊपर ही मिलेंगे। और जुबिया जो आप बोल रहे हो कि इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये आपका सिलेक्शन और आपको इस बार 2025 में शिक्षक बनाने वाला सवाल है। और इस प्रकार के सवाल अगर अभी आप सॉल्व कर रहे हो तो बीपीएससी में जब पेपर सॉल्व करने को बैठोगे ना, इससे हार्ड क्वेश्चन तो हमने भाई साहब कुलदीप सर के यूट्यूब के क्लास में सॉल्व किए थे, हमने पेड क्लास में पढ़े थे। जब पेपर सॉल्व करके बाहर निकलोगे तो ये फीलिंग आनी चाहिए, क्या इजी क्वेश्चन था, क्या इजी पेपर था। और बाकी इंस्टीट्यूट वाले बोलेंगे भाई विज्ञान का पेपर कितना हार्ड था। जिन जिन लोगों को फीलिंग फील करनी है, जस्ट इमेजिन करो कि आप पेपर देके जस्ट बाहर आ रहे हो, है ना, और बाहर और खुशी से नाच रहे हो, मेरा विज्ञान का पेपर एकदम सुपर डुपर गया है, पूरे में से पूरे मिलेंगे। ये फीलिंग भी आपको अगर आ रही है भाई साहब, कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे बढ़ जाता है। वही फीलिंग मैं आपको करवाना चाहता हूं। तो यहाँ पे जितनी गलतियां है भाई साहब करो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे नहीं करना है। डन है, चलो आगे बढ़ते। अगला सवाल फिर से बता रहा हूं, फिर से एक बार सभी को चेतावनी दे रहा हूं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे फिर इसका आंसर करेंगे, ठीक है। हाँ, ऊष्मा के कारण उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम ड्यू टू द हीटिंग। बताओ आंसर, सभी लोग आंसर बताएंगे, बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर तो एकदम इजी है ना, कोई भी गलत नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहां पे भी अगर गलती कर रहे हो तो बस अब जूल जो है ये ऊर्जा की इकाई है, वैट जो है बस अब आपकी शक्ति की इकाई, माने कि ये आपके पावर की इकाई है। और उसी तरह से अगर मैं ओहम की बात करता हूं तो ये आपके रेजिस्टेंस की इकाई होती है, जिसे मैं प्रतिरोध बोलता हूं। क्या बोलता हूं? प्रतिरोध बोलता हूं। और एक बात मुझे बताइए, जितने भी हमने पढ़े हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मैं आपको लिखकर दे सकता हूं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ये बात याद रखिएगा कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो बस अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम जूल्स लॉ बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ के नाम से पहचानते हैं। ये जूल्स लॉ जो आपको नजर आ रहा है यही ये बताता है कि जो किसी भी कंडक्टर में जो हीट पैदा होती है उसका फार्मूला आपको आई स्क्वायर आर इंटू टी लिखा गया है। क्या लिखा गया है? आई स्क्वायर आर इंटू टी लिखा गया है। और उसी तरह से अगर इसे बेसिक फॉर्म में लिखता हो तो एच बराबर आपका पावर इंटू टाइम, ये एकदम बेसिक फंडामेंटल फार्मूला है। जब पावर इज इक्वल टू आप v इंटू आई डालोगे तो ये आपका फॉर्मूला v इंटू आई इंटू टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? v इंटू आई इंटू टी आ जाएगा। और इसी में अगर आपने ओहम्स लॉ का इस्तेमाल कर लिए, किसका? ओहम्स लॉ, v इज इक्वल टू आई आर डाल दो भाई साहब v की जगह पे, तो आपका फॉर्मूला h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी आ जाएगा। डन है, यहां तक क्लियर है? यहां तक डन है। ये फार्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताऊंगा। जिसने इस फार्मूला को अच्छे से समझ लिया, इसके ऊपर कैसा भी क्वेश्चन आने दीजिए बस वो आराम से सॉल्व कर लेगा। डन है, ये अगर फार्मूला आपको समझ में आ गया है तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कर देंगे। और बता दूं ये क्वेश्चन कहां पर आया है भाई साहब, ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारी ही बीपीएससी के एग्जामिनेशन में पूछा गया। बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो री एग्जाम हुई थी, और ये पूछ साहब हमारे पीजीटी के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपका उतना स्तर अगर हो गया है तो आप मुझे आंसर बताओगे इसका आंसर क्या रहेगा।
डन है। चलो देखते हैं अभी कौन कौन भाई साहब अपनी लेवल बढ़ाकर इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेगा। भाई देखो यहाँ पे क्या पूछा गया, पहले इसे आपको समझना है। देखो 8 ओम का प्रतिरोध दिया गया है। कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस में 2 घंटे तक भाई साहब 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर पूछी गई है। क्या पूछी गई है? ऊष्मा की दर पूछी गई, माने कि एनर्जी प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम पूछा गया है। माने कि आपको क्या पूछा गया है? आपको पूछा गया है पावर पूछा गया है। आपको क्या पूछा गया है? पावर पूछा गया है। और यहाँ पे आपकी इकाई भी आपको नजर आ रही है भाई साहब, वैट दिया है। तो सिंपल सा फार्मूला आपको याद रखना है, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। याद कर लो इसे, आप इसे इस्तेमाल करो, वी इंटू आई कर लो, या भाई साहब इसको हमने आई स्क्वायर इंटू आर, दोनों में से भी कोई भी फार्मूला अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपका आंसर बखूबी आ जाएगा। और जितने लोगों ने सॉल्व किया है एक बार इसे सॉल्व कर कर मुझे बताएंगे कि आंसर कितना आया है सभी का। सभी लोग सॉल्व करेंगे जी, बताओ। अब यहाँ पे वोल्टेज आपको दिया है नहीं तो इसे हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो पावर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको बताओ? आई स्क्वायर इंटू आर आ जाएगा। आई की वैल्यू कितनी दी है आपको? 15 का स्क्वायर आ जाएगा। रेजिस्टेंस आपको कितना दिया है? आपको 8 ओम दिया है। कितना दिया है? 8 ओम दिया है। इसको सॉल्व कर लो और बताओ कितना आ रहा है। 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा और इंटू 8 कर दो। 8 ओम दिया है, बिल्कुल दिया है। चलो बताओ इसको सॉल्व कर लो और बताओ कितना आता है। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? अब देखो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई मेरे, बहना मेरी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसे अगर मैं सॉल्व कर तो ऑब्वियसली इन सभी आंकड़ों से आपका आंसर ज्यादा आने वाला है। सिंपल सी बात, सभी आंकड़ों से ये आंसर ज्यादा आने वाले, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आंसर आपका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर। कितने लोगों ने भाई साहब इस क्वेश्चन को दिमाग से सॉल्व किया? एक बार हाथ खड़ा कर देंगे। समझ पा रहे हो? क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। समझ पा रहे हो? डन है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसने सॉल्व कर लिया उनको सभी को मुबारक, और जिसने बिना सॉल्व करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया उनका समय बच गया है। उनका क्या बच गया है? समय बच गया है। और समय भाई साहब बड़ा बलवान होता है, याद रखेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी को बता दूं कि आप सभी को सभी कोर्सेज के ऊपर, जो सभी बीपीएससी के कोर्सेज के ऊपर आपको 70% का सुपर डुपर ऑफर दिया जा रहा है, जहां पे आप सुपर 70 का इस्तेमाल कर कर अभी के अभी टीचिंग के साथ जुड़कर जो अपनी तैयारी और बेहतर और बेहतर बेहतर करते हुए जा सकते हो, क्योंकि समय कम है और इससे नहीं हो पाएगा। ठीक है, डन है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल फिर से एक बार आपके सामने, इसका भी आंसर कर देंगे। चलो बताओ, सभी लोग आंसर करेंगे जी? चलो सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे कि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा सीधे किसके अनुपात में होती है? चलिए जी, अब यहां पे सीधा सीधा आपको जूस लॉ के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में? जूस लॉ के बारे में पूछा गया है। H इज इक्वल टू फॉर्मूला आई स्क्वेयर आर इंटू टी है। चलो बताओ क्या रहेगा इसका आंसर? फास्ट, जल्दी जल्दी। और सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे एक बार जोर से, और शेयर भी कर देंगे जहां पे भी शेयर करना चाहोगे। तो इसका आंसर आप क्या करोगे? करंट से होता है, रेजिस्टेंस से होता है, स्क्वायर ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस इनटू टाइम। देखो यहाँ पे सीधा सीधा फार्मूला ही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चलो बताओ इसका आंसर कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण है? ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण है, चलो बताओ। इलेक्ट्रिक आयरन होता है, इलेक्ट्रिक बेल होता है, या बस अब आपका मैग्नेटिक क्रेन होता है? सभी लोग इसका आंसर मुझे अभी के अभी लिखकर बता देंगे अपने कमेंट बॉक्स में। बहुत बढ़िया तरीके से सभी लोग आंसर कर रहे हैं। चलो बताओ, सिंपल सी बात है, क्या रहेगी ये? विद्युत स्त्री रहेगी। क्या रहेगी? विद्युत स्त्री रहेगी, जिसे हम इलेक्ट्रिक आयरन के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिक बेल और मैग्नेटिक क्रेन जो होता है, ये दोनों भी कौन से प्रभाव पे काम करते हैं? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसके ऊपर? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर जो है ये काम करता है। इसे आपको जानना है, इसे हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं। और उसी तरह से आप मुझे बताओगे
चुंबकीय प्रभाव माने कि मैग्नेट की बात हो रही है, किसकी? मैग्नेटिज्म की बात हो रही है। तो सभी लोग मुझे बताएंगे कि मैग्नेट की बस अब ऐसा यूनिट क्या होती है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा तो इसकी ऐसा यूनिट के बारे में सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर मुझे बता देंगे। क्या रहेगा जी? ये रहेगा, एक तो आपका टेस्ला रहेगा या एक तो आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। इन दोनों इकाई को आपको याद रखना है क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन हमारी एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल है। चलो अगला सवाल, चलो महाराष्ट्र टेट 2024 में पूछा गया सवाल है। अब बताओ, ये क्वेश्चन तो आपके लिए हलवा बन गया होगा। अभी 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 हमने पढ़े भाई साहब, जो हीट पैदा होते है वो आई स्क्वेयर आर इंटू टी होती है। यहाँ पे जो करंट उसने दिया है भाई साहब वो 4 गुना बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 4 गुना बढ़ा दिया। तो देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही कर पाते हैं। फिर से एक बार, ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करने वाला क्वेश्चन है। आपका सिलेक्शन डिसाइड करने वाला क्वेश्चन है। आपको भाई साहब 2025 में शिक्षक बनाने वाला सवाल है। आराम से। तो यहां पे मैंने बता भी दिया भाई साहब, इसके स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शन होता है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया भाई साहब? 16 गुना हो जाएगा। हिट कितना हो जाएगा? 16 गुना। और कहां पे 16 आपको नजर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर ई। फिर से क्या आएगा? नन ऑफ अबाउ आएगा जी। कितना आएगा? नन ऑफ अबाउ आएगा। सबको क्लियर हो गया है शायद क्वेश्चन? क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया है? अगर हमने करंट को भाई साहब क्वाड्रेपल माने कि 4 टाइम्स अगर कर दिए तो यहाँ पे पैदा होने वाला भाई साहब जो आपका ये रहेगा उष्मा रहेगा वो उसके स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शन होती है। तो ये मानी कि आपकी 16 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 16 गुना हो जाएगी। डन डना डन डन। अगला सवाल आपके सामने फिर से एक बार पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप का, और मुझे लगता है अभी कोई भी इसका आंसर गलत नहीं कर पाएगा कि निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। यहां पे पूछा गया है कौन सा एक हिस्सा जो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। ओवरी जी बिल्कुल अंडाशय होता है। यूटेरस जी बिल्कुल होता है। भाई साहब ये वास्ट डिफरेंस, जिसे हम शुक्र वाहिनी बोलेंगे। एक बात मुझे बताओ भाई साहब, जो हमारा स्पर्म होता है डेवलप कहां पर होता है? ये मेल के अंदर होता है। भाई साहब शुक्रवाणी इनके अंदर कहां से आ गया? तो भाई साहब ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये क्या है आपका? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर। और उसी तरह से आपको ध्यान में रखना है, अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे 2 ओवरीज होती है, एक पेड़ होती है। यहाँ पे भाई साहब मिलियंस ऑफ, कितने होते हैं? लाखों में अंड होते हैं भाई साहब, ओवम होते हैं। और इनका भाई साहब जो मैचुरेशन होता है, इनका जो डेवलपमेंट होता है वो करवाने वाला कौन सा हार्मोन होता है? ये होता है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच हार्मोन जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफएसएच हार्मोन बोलते हैं। और उसी तरह से यहां से जब ओव्यूल बाहर निकलता है तो यहां पे ओव्यूल और यहां से योनि से आने वाला जो स्पर्म होता है, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन इनका निषेचन कहां पर होता है? ये सवाल पूछा गया है। तो आप सभी को आंसर करना है। जिसको मैं अंडवाहिनी बोलता हूं, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। उसके अंदर इनका निषेचन होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहां पे डेवलप हुआ जो जायगोट होता है, उस जायगोट के अंदर कितने न्यूक्लियस होता है, यह भी सवाल पूछा गया है। तो आपका आंसर रहेगा कि इसके अंदर सर 2 न्यूक्लियस होते, 2 केंद्रक होते हैं। एक होता है ओवम का और एक होता है हमारे स्पर्म का। यहां तक क्लियर है? यहां तक डन है? तो उसी तरह से एक और सवाल आपको बेहतरीन तरीके से, अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव की सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं तो सभी लोग मुझे बताएंगे कि स्पर्म कहां पर बनता है। जो माने कि जो शुक्राणु होता है वो शुक्राणु हमारे मेल शरीर के अंदर बस अब कहां पे बनता है? तो आपका आंसर आना चाहिए कि बस अब जो रूशक होता है, क्या होता है? जो रुशन होता है भाई साहब, उसके अंदर जो है भाई साहब आपका शुक्राणु बनेगा। क्या बनेगा? शुक्राणु बनेगा। और शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं जी? उसमें हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भाई साहब कौन से विटामिन जो है वो बहुत ही ज्यादा अत्यावश्यक होते हैं? मैंने ये वाला क्वेश्चन जो है पेड क्लास में लिया है और आप अक्सर देख पा रहे शायद आपके आसपास अगर कोई आपके नाते संबंधी अगर लोग रहते हैं, आपके कोई रिलेशन वाले रहते होंगे, तो आजकल आप देख पा रहे कि नई नई शादी होने के बाद जो है आजकल लोगों को या जोड़ियों को भाई साहब बच्चे जनन करने में बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़े प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं।
किसी के स्पर्म में प्रॉब्लम होता है, किसी के अंडाणु में प्रॉब्लम होता है, किसी का निषेचन होता है। कितने लोगों ने इस बात के ऊपर गौर किया कि दिन ब दिन जैसे जैसे जो हमारा ह्यूमन है वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारी जनन ताकत जो है, जो शक्ति है, वो कमजोर हो रही है। चलो बताओ कितने लोगों को ये फील हो रहा है। शायद यहाँ पे कोई माता पिता भी होंगे, शायद यहाँ पे ऐसे भी लोग होंगे जिनकी वजह सब शादी हो चुके, तो याद रखेगा ये दिन ब दिन प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हम जो खा रहे हैं वहां पे सभी की सल्फाइड्स, यूरिया, सब केमिकल खा रहे हैं। उन केमिकल्स की वजह से हमारी जो अंदरूनी ताकत है वो दिन ब दिन कम होते जा रही है। और वो कौन से विटामिन है जो आपको स्पर्मेटोजेनेसिस को और बेहतर करने में मदद करेंगे, तो याद रखेगा एक होता है आपका विटामिन सी, एक होता है आपका विटामिन सी, और एक होता है आपका विटामिन ई। ये दोनों विटामिन और साथ में विटामिन ए जो होता है, ये तीन विटामिन जिनको हम क्या बोलते हैं, ये तीनों के तीनों एक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं। क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं। ये तीनों के तीनों विटामिन आपके शरीर के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है उसे बेहतर करने में जो है उनकी मदद करेगी। डन है, याद रखेंगे। तो एक मेरा सवाल है, ये ए, सी और ई में से, ए, सी और ई में से कौन से आपके वाटर सोलुबल विटामिन रहेंगे? चलो बताओ। अगर मैं ए, सी और ई की बात करता हूं तो इसमें वाटर सोलुबल विटामिन कौन से है, वाटर सोलुबल विटामिन कौन से है, और यहाँ पे फैट सोलुबल विटामिन कौन से है? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। अगर मैं फैट सोलुबल की बात करूंगा तो आपको याद हो गया भाई साहब कीड़ा। क्या होता है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। अगर वाटर सोलुबल की बात करता तो भाई साहब ये विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है। क्या होता है? विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है। और बी और सी में से अगर आपको पूछूं कि दोनों में से भाई साहब लीवर में किसको स्टोर किया जाता है, लीवर में किनको स्टोर किया जाता है, तो आपका आंसर रहेगा कि जो फैट सोलुबल विटामिन होते हैं सर उनको स्टोर किया जाता है। पर इन फैट सोलुबल के साथ साथ एक आपका बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन आता है, ये होता है हमारा B12 विटामिन। ये भी हमारे लीवर में स्टोर किया जाता है, जो कि एक प्रकार का वाटर सोलुबल विटामिन है, और ये हमारे लिए एक्सेप्शनल है। और इसीलिए आपको इसे याद रखना है अच्छे से, इसलिए इसे आपको याद रखना है अच्छे से। द ओनली वाटर सोलुबल विटामिन विच कैन बी स्टोर्ड इन यूर लिवर, उसका आंसर रहेगा B12 विटामिन। सभी लोग मुझे लिख के बताएंगे ये B12 विटामिन आपके शरीर के अंदर आरबीसी बनाने में मदद करेंगे, और इसकी अगर कमी हो गई बस अब कौन सा डिसीज होता है ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देंगे। डन है? डन है? चलो डन, डनाडन है। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका भी आंसर कर देंगे। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? बताइए। फर्टिलाइजेशन इन द ह्यूमंस नॉर्मली ऑकर्स इन द, मानव में सामान्यतः निषेचन जो होता है भाई साहब कहां पर होता है? यह हमारे बीपीएससी में आया हुआ सवाल है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को फोड़ पाते हैं। और सभी लोग जल्दी से जो इस सेशन को एक बार जोर से लाइक कर देंगे, ताकि आज का हमारा टारगेट 1.5K का जो है हम पूरा कर पाए। चलो जी, जिन्होंने लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर देंगे। और जहां पे भी शेयर कर सकते हो, अभी देखो एक दूसरे का साथ देते हुए हमें चलना है, एक दूसरे का साथ देते हुए हमें चलना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और दानिश सर ने जैसे बताया है कि हमें जल्दी ही जो है ट्विटर कैंपेन चलाना है। 1000 लाइक भी नहीं हुए अभी तक, देखो इतने मेहनत कर रहे हो भाई साहब, 1000 लाइक नहीं हुई, तो देखते क्या यहाँ पे हम 1000 लाइक पूरे कर पाएंगे, आपको लगता है? और उसी तरह से आपको बताना चाहूंगा कि जो जो टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, जो नोटिफिकेशन की राह देख रहे हैं, वो सभी लोग जो है जल्दी हमारा एक टीचिंग परीक्षा की ओर से जो है हम एक ट्विटर कैंपेन चलाने वाले हैं। वहां पे सभी लोग हिस्सा लेंगे, सभी लोग हिस्सा लेंगे। सब लोग हिस्सा लोगे कि नहीं लोगे? एक बार हाथ खड़ा कर देंगे। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, ये लड़ाई आपके आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। क्योंकि अगर आप अभी जागृत होकर अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो आने वाली जो आपकी पीढ़ी रहेगी उसको भी बस आप गुलामी में जीने की आदत पड़ जाएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो सभी लोगों को जो है उस ट्विटर कैंपेन में आपको हिस्सा लेना है, और बता दीजिएगा सभी को कि हम आने वाले समय में जो नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन के साथ साथ हमें एग्जाम डेट भी क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है जैसे इलेक्शन हो जाता है भाई साहब, ये नेता लोग जो है उन्होंने किए हुए वादे जो है वो भी हवा में उड़ जाते हैं। तो वो हवा में ना उड़ने वाला जो वादा है वो हमें चाहिए, हमें एक सबूत चाहिए कि हाँ अगर आप टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन हमें अगर इलेक्शन के पहले दे रहे हो तो उसके साथ हमें एग्जामिनेशन की डेट भी, अरे भाई साहब 4 साल बाद होने वाली, 5 साल बाद होने वाली इलेक्शन की डेट इनकी फिक्स होती है। और ये एक
क्या बोलूंगा, हमारे भारत जैसे एक बड़े देश के लिए एक बड़ी शर्म वाली बात है कि एक छोटी सी एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए एक डेट भी हम फिक्स नहीं कर पाते हैं। एक डेट फिक्स करने के बाद उस एग्जामिनेशन को प्योरली ईमानदारी से कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, यह हमारे लिए भाई साहब शर्मनाक बात है। यह समझना चाहिए हर इंसान को, हर पॉलिटिशियंस को, हर टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले हर इंसान को यह बात समझना चाहिए कि क्यों और कितने दिन, भाई कितने दिन। भाई साहब पीढ़ियां निकलते जा रही है और भाई साहब जब से ये सरकार आई आप देख पा रहे हो कि भाई साहब गवर्नमेंट जॉब का तो पूरा दीवाला निकल चुका है। दिवाली में, हर दिवाली में हम ये सोचते कि अगली दिवाली में मेरे मेहनत के पैसे से मेरे मम्मी को कपड़े लेके दूंगा। मैं ये सोचता हूं कि मेरे मेहनत के पैसे से मेरे भाई के लिए मैं कपड़े लेकर आऊंगा, मिठाई लेकर आऊंगा। मेरे मम्मी के हाथों में भाई साहब चूड़ियां नहीं होते, चूड़ियां लेकर उसके सपने पूरे करने की कोशिश करते। हर साल दिवाली आती है, वो एक फुस जैसे फटाके के साथ उड़ जाती है। हमें इस बार नहीं चाहिए। अगर याद रखे, अगर इस बार नहीं तो कभी नहीं। तो सभी लोग हिस्सा लेंगे और कमेंट बॉक्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कमेंट, और इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर तो शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हम अपनी बात सरकार तक पहुंच पाए। और जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा ना सरकार के ऊपर, याद रखेगा उतनी हमारी मांगे पूरे होने की पूरी इजाजत है। रस्तों पर आकर भलाई हम आंदोलन कर ले, पर सबसे बड़ी ताकत अगर अभी हमारे पास है वो है हमारा ऑनलाइन पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म। मैं उन सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, उन सभी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि सभी लोग एक साथ आकर, हमारे जो बच्चे हैं जो नोटिफिकेशन की राह देख रहे, लगभग 1 साल हो जाएगा अभी सितंबर महीने में, बराबर है। तो 1 साल से राह देख रहे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने की, मैं सब अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो सभी लोग एक साथ मिलकर जो इस स्टूडेंट कैंपेन को हम सक्सेसफुल बनाएंगे ताकि वहां पे भाई साहब भूकंप आ जाए। डन है, सभी लोग तैयार है, सब लोग तैयार है, सब लोग तैयार है। बिल्कुल हाँ, आप सभी को तैयार रहना है, आप सभी को बिल्कुल तैयार रहना है। जितना ज्यादा लाइक, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर कर दो भाई साहब, सभी की तरफ ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। ठीक है, इसकी डेट जल्दी हम फिक्स करके भाई साहब इसके ऊपर जो है हम आगे बढ़ेंगे। डन है, चलो जी, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर सभी ने कर दिया है जी। मानव में सामान्यतः निषेचन कहां पर होता है? ये होता है हमारे फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहां पर होता है? ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, बराबर है। चलो अगला सवाल, इसका भी आंसर कर देंगे, पर उसके पहले एक काम करते हैं, अभी हम रैपिड फायर लेते हैं क्योंकि इसके बाद जो है दानिश सर का जबरदस्त सेशन होने वाला है। यहाँ पे भी आप सभी को जो है आंसर देना है, तो बिना थके जो है फिर से एक बार रैपिड फायर को कवर करते हैं। इसका आंसर कर देंगे और यही आग आपके सीने में अभी धधकनी चाहिए। पढ़ाई करने की आग और ट्विटर में जितना ज्यादा हिस्सा ले सकते हो उसकी आग धधकनी चाहिए। हमें भाई साहब चाहिए जॉब, कोई भी हो जाए भाई साहब, हमारा हक बनता है। हमारे संविधान में आर्टिकल 21 में लिखा गया, शायद मैं अगर सही हूं तो, सही है क्या, शायद सही हो, गलत तो पता नहीं, पर मेरा अधिकार बनता है कि मुझे जो है भाई साहब गवर्नमेंट जॉब चाहिए और ये सरकार का काम है। ठीक है, वो आर्टिकल अगर आपको पता है तो आर्टिकल जरूर कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा। डन है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका आंसर कर देंगे, जल्दी से बताइए। हम पढ़ाई के साथ जो है, हम पढ़ाई के साथ जो भाई साहब संघर्ष भी करते रहेंगे और यही जीवन की कथा, याद रखेगा। डन है, चलो इसका आंसर कर देंगे। 21A है क्या? मैं यानी कि मुझे थोड़ा बहुत आता है। चलो ओके, मुझे आर्टिकल कंफर्म नहीं है, पर आप पता है, आप पढ़ाई कर रहे हो पॉलिटी की बराबर है, तो आप आंसर जरूर बता दोगे। चलो ठीक है, चलो इसका आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? ये यूपीपीएससी फूड एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन 2013 में पूछा गया है। तो आपका आंसर क्या रहेगा जी, बताओ। एक तो बताओ आपके फ्रॉग, रेप्टाइल्स, बैट नहीं रहेगा, यहाँ पे बर्ड्स भी नहीं रहेंगे, बराबर। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। सभी का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सभी के लिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है नियत तापी, माने कि सीडीएस 2019 में पूछा गया सवाल है, वार्म ब्लडेड एनिमल का एक ग्रुप है। चलो बताओ, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है, पर यहाँ पे पूछा गया आपको वार्म ब्लडेड माने कि गर्म खून वाले जानवर के बारे में पूछा गया है। तो याद रखिएगा भाई साहब, इसका आंसर आपका क्या आना चाहिए। तो बताओ, यहाँ पे कैमल जो है ये मैमल है, और भाई साहब पिकॉक जो है भाई साहब ये भी जो है एक प्रकार का बर्ड है। और आपको मैंने बताया कि भाई साहब BMW इस ट्रिक को आपको याद रखना है। मैमल्स और जितने भी भाई साहब बर्ड्स होते हैं ये सभी के सभी आपके गर्म खून वाले होते हैं। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। तीसरा सवाल आपके सामने रहा, डॉल्फिन पैरिसी यूकेपीएससी ARO 2021 और बीपीएससी 1995 में पूछा गया सवाल है। इसका भी आंसर जल्दी से कर दे, और जहां पे भी एक बार लाइक कर देंगे जोर से, और 1.5 का टारगेट हमें पूरा करना है। तो सभी लोग एक बार शेयर करके भाई साहब, कोई कहीं पे जाने वाला
नहीं है। डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है, कहां पर वर्गीकृत किया जाता है जी? ये मैमल्स में गिना जाता है। कहां पे? मैमल्स में गिना जाता है। अगला सवाल, चौथे नंबर का सवाल आपके सामने बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैमल? कौन सा एक स्तनपायी जीव है? कौन सा एक स्तनपायी जीव है? आरएएस, आरटीएस और एमपी एमपी पीएससी में पूछा गया सवाल है, तो आपका आंसर रहेगा कि जो वेल मछली होती है वो हमारी क्या है जी? हमारी एक मैमल से। अगला सवाल, पांचवा सवाल, बाइल इज प्रोड्यूस इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो आपका आंसर आएगा कि ये होता है हमारे लीवर में पैदा होता है। बराबर है। छठवां सवाल आपके सामने, बाइल इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन? हमने निम्न अंगों में से पित्त का संचयन कहां पर किया जाता है? तो आपका आंसर आएगा गॉल ब्लैडर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर छठवां खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी? इसमें से कौन सा जो है हमारे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, सबसे मजबूत हिस्सा है? तो आपका आंसर रहेगा इनेमल जो होता है बस अब सबसे मजबूत हिस्सा माना जाता है। हाँ जी हाँ, क्या माना जाता है? इनेमल जो होता है सबसे मजबूत हिस्सा माना जाता है। और उसी तरह से आपको याद रखना है, अगर बोन की बात की जाए तो बोन में, हड्डियों में सबसे मजबूत हड्डी किसके मानी जाती है? तो याद रखिएगा, सबसे मजबूत हड्डी जो हो भाई साहब किसे मानी जाती है? सब लोग बताएंगे, जिसे हम जांग की हड्डी बोलते हैं। जांग की हड्डी जो होती है, इसका नाम जो है सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, जिनको जिनको पता है। जिनको जिनको पता है कि ऐसी कौन सी हड्डी है जो सबसे मजबूत हड्डी हम इसे मानते हैं, उस हड्डी का नाम यहां पर लिख देंगे। अगला सवाल, आठवां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारे शरीर का कठोरतम अंग है? कठोरतम अंग कौन सा रहेगा हमारे शरीर का? तो ये कैसा रहेगा जी? इनेमल ऑफ द टीथ। सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन। हाँ, और एक इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही पीएच मान 5.5 के अगर नीचे हो जाता है तो याद रखिए दांतों का सड़ना जो है शुरू हो जाता है। इसके बारे में सवाल पूछा गया था। इसके बाद 9th नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन एक सरल स्थायी ऊतक है? कौन से एक सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक उदाहरण पूछा गया? चलो बताओ। और इसके बारे में हमने कल की क्लास में बहुत अच्छे से आपको मैंने प्लांट्स के अंदर जितने भी प्रकार के टिश्यू होते हैं उन सभी को हमने पढ़े हैं। बराबर है। तो इसका आंसर जो है जाइलम, फ्लोएम, पेरेनकाइमा या कोलेनकाइमा रहता है। तो एक बात याद रखिएगा कि जाइलम और फ्लोएम ये दोनों भी आपके परमानेंट टिश्यू है, पर ये आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। कैसे है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। उसके बाद बात रही आपके पेरेनकाइमा की और कोलेनकाइमा की, क्या दोनों भी आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू में गिने जाते हैं क्या? तो सभी लोगों ने आंसर कर दिया कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में भाई साहब पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। बहुत बढ़िया जी, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर किया है। तो याद रखिएगा सी और डी जो आपके दोनों भी सही रहेंगे। क्या रहेंगे? सी और डी आपके दोनों भी सही रहने वाले हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आता है भाई साहब, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा जो है भाई साहब दोनों भी आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। डन है। चलो अगला क्वेश्चन, 10वें नंबर का सवाल, बताइए कौन सा ऊतक यांत्रिक समर्थन प्रदान करना और परिपक्वता पर मृत हो जाता है भाई साहब? तो उसका आंसर करेंगे सभी लोग। विच टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड डेड एट मैच्योरिटी? ये सवाल शायद हमने कल ही पढ़ा है। अगर किसी को अगर याद नहीं आ रहा है तो भाई साहब जल्दी से इसके ऊपर ध्यान देंगे। और जिसने भाई साहब बता दिया भाई साहब उसकी बल्ले बल्ले। तो ये रहेगा आपका स्क्लेरेनकाइमा रहेगा। क्या रहेगा? स्क्लेरेनकाइमा आपका सही उत्तर रहेगा। और स्क्लेरेनकाइमा में भाई साहब कौन सा केमिकल पाया जाता है? तो याद रखिएगा इनके अंदर सेलुलोज, इनके अंदर सेलुलोज और साथ में लिग्निन नाम का जो केमिकल होता है भाई साहब, इसके वजह से ये कठोर रूप ले लेते हैं। कैसे होते हैं? ये कठोर हो जाते हैं। और आपको याद रखना कि पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा ये दोनों भी आपकी जीवित कोशिका इनके अंदर होती है। पर वही अगर मैं स्क्लेरेनकाइमा की बात करूंगा तो इनके अंदर मृत कोशिकाएं होती है, माने कि डेड सेल से वो बने होते हैं। डन है। चलो अगला सवाल आपके सामने, 11वें नंबर का सवाल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों में जल और भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में यहां पर लिख के बताएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड फूड? वाटर एंड फूड की बात हो रही है तो आपका आंसर क्या रहेगा जी? ये रहेंगे आपके जाइलम और फ्लोएम। क्या रहेंगे? जाइलम और फ्लोएम। 12वें नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
बताओ वेयर इज द कोलेनकाइमा मेनली फाउंड इन द प्लांट। यहाँ पे बोला गया है कि जो कोलेनकाइमा नाम की जो ऊतक होती है वो पौधे के अंदर भाई साहब आमतौर पर आपको कहाँ पे मिलेगी? क्या वो मैच्योर स्टेम में मिलता है, क्या वो रूट्स में मिलती है, क्या वो लीफ स्टॉक एंड यंग स्टेम में मिलता है, या फ्लावर्स में मिलता है? तो याद रखेगा कोलेनकाइमा का काम कौन सा है। अगर इसका काम आपको पता है तो बस अब इसकी जगह भी आपको पता चल जाएगी। जो कोलेनकाइमा होता है इसका काम क्या होता है जी? मैकेनिकल मान की यांत्रिक सहारा देना, यांत्रिक सहारा देना, मैकेनिकल सपोर्ट करना, और उसी तरह से पौधों के अंदर जो लचीलापन होता है बस अब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा कोलेनकाइमा होता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ये मैच्योर्ड स्टेम के अंदर रहेगा। क्या पड़ेगा? मैच्योर्ड स्टेम के अंदर होता है। देखो सभी लोग आंसर कर रहे हैं इसका। माफ कीजिएगा, कोलेनकाइमा की बात हो रही है ना, लिप स्टॉक एंड यंग स्टेम, हाँ लचीलापन की बात हो रही है, माफ कीजिएगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। सही बात है, क्या रहेगा? और मैच्योर स्टेम के अंदर जो है सब आपका स्क्लेरेन कायमा रहेगी। क्या रहेगी? स्क्लेरेन कायमा रहेगा। बिल्कुल सही बात है जी, इसके अंदर स्क्लेरेन कायमा रहेगा। डन है, चलो आगे बढ़ते। 13 नंबर का सवाल आप सभी के लिए, बताइए इसका भी आंसर कर देंगे। पौधों के भागों जैसे पत्रवृत्त और लताओं को लचीलापन कौन सा ऊतक जो है प्रदान करता है? अब देखो यहाँ पे बोला गया है विच टिश्यू अलाउ द फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट पार्ट्स सच एज लीफ स्टॉक एंड टेंड्रिल। अब ये जीवित कोशिकाओं की बात हो रही है। क्या हो रही है? जीवित कोशिकाओं की बात हो रही है। तो इसका आंसर फिर से क्या रहेगा जी? आपका कोलेनकाइमा रहेगा। क्या रहेगा? कोलेनकाइमा रहेगा। अगला क्वेश्चन 14वें नंबर का सवाल, बताइए ऊतक की कोशिकाओं के कोनों पर मोटाई होती है। बताओ विच टिश्यू हैज द थिकनिंग एट द कॉर्नर ऑफ द सेल्स। बताओ थिकनिंग जो होती है भाई साहब कॉर्नर ऑफ द सेल पे, वो किसके कारण होती है? अब क्वेश्चन देख पा रहे हो कितने हायर लेवल के है। पेरेनकाइमा रहेगा, कोलेनकाइमा रहेगा, स्क्लेरेनकाइमा या फ्लोएम होता है? चलो बताओ थिकनिंग किसके वजह से होती है, जिसे हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। बहुत बढ़िया जी, तो इसका आंसर क्या रहेगा? कोलेनकाइमा। क्या रहेगा? कोलेनकाइमा ही रहेगा, सी नहीं रहेगा, कोलेनकाइमा ही रहेगा, याद रखेगा। ठीक है जी। उसके बाद 15 नंबर का सवाल, नारियल के रेशे में सामान्यतः कौन सा ऊतक पाया जाता है? चलो, और ये सीधा सीधा हमारे एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चन बने हैं ये सभी के सभी आपके एनसीईआरटी से लिए गए सवाल है। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे जी। चलो बताओ कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम और फ्लोएम रहेगा। तो ये रहेगा आपका स्क्लेरेनकाइमा रहेगा। क्या रहेगा? स्क्लेरेनकाइमा रहेगा। अगला सवाल 15 के बाद 16वें नंबर का सवाल, बताइए सर्टन प्लांट ऑफ द पार्ट कैन बी बेंट इजीली विदाउट ब्रेकिंग दिस फ्लेक्सिबिलिटी इन द सर्टन पार्ट लाइक लीफ स्टेम। अब देखो फिर से एक बार वही क्वेश्चन आ गया है। तो इसका आंसर आपका कोलेनकाइमा की रहेगा, माने कि इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने वाला अरे। ठीक है जी, क्वेश्चन के फॉर्मेट चेंज हो रहे बस हो गया। और इस तरह से या आपका अगला सवाल जो है हाँ अगला सवाल इसका आंसर कर देंगे। ये 17वें नंबर का सवाल है। वाटर इन द प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड बाय, किससे किया जाता है जी? एकदम सिंपल सा सवाल है। आपका आंसर रहेगा जाइलम। क्या रहेगा? जाइलम। अगला सवाल, और ये सवाल आप सभी के लिए मैं आज होमवर्क दे रहा हूं, और 18 क्वेश्चन यहाँ पे हमने रिवीजन लिए। इसमें से आपके कितने सही है ये सभी लोग जो एक बार कमेंट बॉक्स में कर देंगे। और ये क्वेश्चन देखिए कहां पे पूछा गया है। ये आईएएस की प्री एग्जामिनेशन 1995 में यूपीपीएससी में 2 बार ये सवाल पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे ढंग से और प्यार से करके जो है आगे बढ़ेंगे। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और जो सोने के लिए आए भाई साहब वो सोते रहे, और जो पढ़ने वाले हैं मेहनत करने वाले आगे बढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अभी दानिश सर का बहुत बेहतरीन और जबरदस्त सेशन होने वाला है। और आज शाम को फिर से एक बार शुभम सर आपके सामने आने वाले हैं, जो बेहतरीन से बेहतर सवाल भी आपको करवाने वाले। तो सभी लोग अपना खाना वाना खाकर जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। और सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे। मैं कमेंट करने के लिए इसलिए बोल रहा था कि हम हमारी बात को टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन के साथ साथ हमें भाई साहब फिक्स डेट भी चाहिए, यही हमारी डिमांड है। डिमांड कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, शेयर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर, बाय।